स्टोरी स्टार्ट होती है, इट वाज अराउंड 1960। थैलिडोमाइड करके एक ड्रग थी, जापान में दी जाती थी लेडीज को लेबर पेन के लिए, जब वो बच्चा डिलीवर करने वाली होती थी। इस दवा का दो काम था। पहला, कि ये मॉर्निंग सिकनेस को कम करती थी, प्लस ये लेबर पेन को भी कम कर देती थी ये ड्रग। अब बहुत सारी लेडीज को जब ये ड्रग दी गई तो अचानक से ये देखा गया कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उन बच्चों में लिम्स डिफेक्ट आ रहा है, उनकी उंगलियों में कुछ डिफेक्ट देखा जा रहा है। डॉक्टर ये समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि ये ड्रग वेल टेस्टेड थी, लेबोरेटरी में अच्छे से टेस्ट किया गया था, इंसानों पे भी जानवरों पे भी, सब पे इसकी टेस्टिंग हुई थी। किसी डॉक्टर को नहीं समझ रहा था कि फिर ये क्यों हो रहा है। थोड़ा बहुत और रिसर्च की गई पर किसी को कुछ समझ में नहीं आया, एंड फाइनली दिस ड्रग वाज बैन। ये ड्रग बैन कर दी गई, यूएसए में भी बैन हो गई, जापान में भी बैन हो गई। उसके कई सालों के बाद ये थियरी निकल कर आई जो थियरी मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो पहले मैं थियरी पढ़ाता हूँ और फिर मैं लौट कर इस कहानी पे वापस आऊंगा कि क्यों थैलिडोमाइड को बैन करना पड़ा था, थैलिडोमाइड के साथ ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया था। अब अगर वो ड्रग मार्केट में आई थी तो टेस्टिंग के तो बाद ही आई होगी, तो फिर टेस्टिंग के बाद ऐसे कैसे हो सकता है कि उसमें से कुछ डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हो। तो अब वो सारी कहानी हम लोग सीखेंगे इसी टॉपिक में, और इस सवाल का जवाब भी आपको इसी टॉपिक में मिलेगा। टॉपिक है ऑप्टिकल एक्टिविटी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनईटी जेई में इस पे कम क्वेश्चन आते हैं, इसके आइसोमेरिज्म से रिलेटेड एनईटी जेई में ज्यादा पूछा जाता है। सीधे सीधे ऑप्टिकल एक्टिविटी पे क्वेश्चंस कम है। पहले थियरी सीख लो, फिर उसकी डेफिनेशन कंप्लीट कर लेंगे। थियरी ये है कि एक बल्ब से निकलने वाली जो लाइट होती है वो सारे डायरेक्शंस में प्रोपोगेट करती है। सारे डायरेक्शंस में प्रोपोगेट करने का मतलब है वो हर डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, आगे पीछे ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट, फ्रंट बैक, हर डायरेक्शन में। एक ऑर्डिनरी सोर्स की लाइट आगे पीछे जाती है। ऑर्डिनरी सोर्स से मेरा मतलब है जो घर में आप लाइट लगाते हो, ट्यूब लाइट, सीएफएल, उसमें से कोई भी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। तो आपके ट्यूबलाइट से निकलने वाली लाइट आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह जाती है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो लाइट हर डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है। ऐसी लाइट को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। तो ये हो गई आपकी ऑर्डिनरी लाइट। अगर इस ऑर्डिनरी लाइट को एक स्पेशल प्रिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं निकोल्स प्रिज्म। ये प्रिज्म एक्चुअल में एक प्रिज्म नहीं है, ये दो प्रिज्म्स को जोड़कर बनाया जाता है। दो प्रिज्म के बेस को अगर आप जोड़ दोगे तो ये प्रिज्म बन जाता है। ये यहां से मैंने बेस को जोड़ दिया, ये वाली जो लाइन है ऐसा समझ लो दोनों प्रिज्म का बेस यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक, इस प्रिज्म को बोलते हैं निकोल्स प्रिज्म। यहाँ पे एक स्पेशल ग्लू का यूज किया जाता है, कैनेडा बाल्साम। ये बहुत स्पेशल टाइप का ग्लू होता है। आप किसी भी ग्लू से दो प्रिज्म को नहीं चिपका सकते, क्यों? क्योंकि जो लाइट पहले प्रिज्म में आएगी वो लाइट यहाँ से बाहर जाने वाली है। तो अगर यहाँ पे मैंने कोई खराब ग्लू लगा दिया, फेविकॉल वगैरह लगा दिया, तो लाइट जा पाएगी। तो इसीलिए ये ग्लू बहुत स्पेशल होता है। कैल्साइट मटेरियल का बना हुआ ये प्रिज्म होता है। सिंस ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे तो मैं बस बोलकर बता दे रहा हूँ। तो कैल्साइट से बना होता है, कैनेडा बाल्साम करके ग्लू यूज किया जाता है दोनों प्रिज्म्स को जोड़ने के लिए। और जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तब इसका नाम पड़ जाता है निकोल्स प्रिज्म। अब ये ऑर्डिनरी लाइट जो पहले हर डायरेक्शन में जा रही थी, अगर आप इसको निकोल्स प्रिज्म से पास कर दो तो ये अब किसी एक ही डायरेक्शन में जाएगी। जैसे मान लो कि ये मैंने ऊपर नीचे का डायरेक्शन कंसीडर कर लिया, तो अब ये सिर्फ ऊपर नीचे ही जाएगी, राइट लेफ्ट फ्रंट बैक करना अब ये बंद कर देगी। पहले जब ये हर डायरेक्शन में जा रही थी तो हमने इसको क्या बोला था, ऑर्डिनरी लाइट। अब ये जब किसी एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो अब इस लाइट का नाम पड़ जाएगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सो अ लाइट दैट प्रोपोगेट्स ओनली इन वन डायरेक्शन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जब तक हर डायरेक्शन में जा रही थी तब तक क्या नाम था, ऑर्डिनरी लाइट। अब ये क्या बन गई है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो आपसे एक सवाल तो यही पूछा जा सकता है कि व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या जवाब दोगे आप? An ordinary light, when passed through Nichols prism, becomes plane polarized light. शॉर्टकट में हम लोग इसको पूरे चैप्टर में पीपीएल बुलाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो आपने पीपीएल बना ली, प्लेन पोलराइज लाइट बना ली। हाउ यू मेड इट? जस्ट बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी लाइट थ्रू निकोल्स प्रिज्म। ठीक ना, अब अगर आपके पास प्लेन पोलराइज लाइट आ गई है तो हाउ वुड यू यूज इट? अब आप ये प्लेन पोलराइज लाइट लोगे और जिस ऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में आप जानना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो वो भी बता रहा हूँ। उस
ऑर्गेनिक सब्सटेंस को आप इस बीकर में ले लो। ये ले लिया आपने ऑर्गेनिक सब्सटेंस इस बीकर में, एंड नाउ यू विल पास दिस प्लेन पोलराइज्ड लाइट थ्रू दिस ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इस ऑर्गेनिक केमिकल से आप इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करोगे। जब आप इसको पास करोगे तो दो पॉसिबिलिटीज है, एक कि कुछ नहीं होगा, लाइट एज इट इज मिलेगी, जैसी थी वैसी के वैसी मिलेगी। और दूसरा कि या तो ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी, या तो ये राइट साइड में घूम जाएगी या तो लेफ्ट साइड में घूम जाएगी। जिसको आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलोगे तो आपके लिए ज्यादा सही होगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार टाइम की कमी में बच्चा ये भी भूल जाता है कि राइट बोलना है या लेफ्ट बोलना है। तो इससे अच्छा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलो, वो आसानी से आप अगर भूल भी गए तो क्लॉक को देखकर याद आ जाएगा। अब जैसे अगर मैं ये पूछूं कि ये किस डायरेक्शन में मुड़ गई है, तो राइट लेफ्ट में मैंने देखा एक दो बच्चे भूल जाते हैं। तो उससे अच्छा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलो। तो बोलो ये कौन सा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है। इस तरह से मुड़ गई तो क्लॉकवाइज। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि लाइट जब इससे बाहर आए तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाए। अब ये दो पॉसिबिलिटीज हैं टोटल, ठीक है। प्लेन पोलराइज लाइट जब इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस से पास होगी तो या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगी या तो फिर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगी। अब लाइट का क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना हमको इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में ये बता देगा कि पहले तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस कोई एक ही केमिकल नहीं है, इनफैक्ट इसमें एक ही केमिकल के दो फॉर्म प्रेजेंट है। तो लाइट हमने क्यों पास की इसमें से, ये पता करने के लिए कि ये सब्सटेंस किसी एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या इसके दो दो फॉर्म है। क्या आंसर मिला अगर लाइट घूम गई तो? अगर लाइट घूम गई है तो हमको ये समझ में आया कि इस केमिकल के कितने फॉर्म है, दो फॉर्म है। समझ गए? अब ये इससे अच्छा नहीं बन रहा, इसमें और टाइम जाएगा, आप बात समझ गए रहोगे। अगर लाइट कौन से डायरेक्शन में घूमी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप इसको बोलोगे कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस है। क्लॉकवाइज की जगह आप राइट भी लिख सकते हो, या तो राइट डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज, दोनों में से कोई भी एक आप कंसीडर कर लो। दूसरा, या तो लाइट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज या फिर लेफ्ट। इसको हम लीवो रोटेटरी सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक है। इसके लिए सिंबल यूज होता है स्मॉल डी और प्लस, और इसके लिए सिंबल यूज होता है स्मॉल एल और माइनस। ठीक। तो ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, या तो लाइट अगर नहीं घूमी तो फिर हम इसको बोलेंगे कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और अगर लाइट घूम गई तो हम बोलेंगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये कितने टाइप का हो सकता है, दो टाइप का, या तो ये डेक्स्ट्रो है या फिर ये लीवो है। कैसे पता चलेगा डेक्स्ट्रो है कि लीवो है? हम लाइट के घूमने का डायरेक्शन देखेंगे। यहाँ तो मैंने बहुत सिंपल में बोल दिया, लाइट के घूमने का डायरेक्शन देखेंगे, पर जब आप एनईटी जेई में जाओगे तो वो कितना एंगल घूमी है उस एंगल पे भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे बस आपको इतना ही पूछेंगे कि बताओ अगर राइट डायरेक्शन में घूम गई तो क्या नाम रखोगे, लेफ्ट डायरेक्शन में घूम गई तो क्या नाम रखोगे। यहाँ बस आपसे नाम पूछा जाएगा 12th में, पर एनईटी जेई में उसका एंगल भी निकाला जाता है। ठीक है, अल्फा से डिनोट किया जाता है। और ये जो लाइट घूमी है या नहीं घूमी ऐसे आंख से नहीं दिखेगा, इसके लिए एक अलग से इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, पोलारीमीटर बोलते हैं, आई होप सो। तो पोलारीमीटर में आपको एंगल दिखता है और उस एंगल से आपको पता चलता है कि लाइट राइट डायरेक्शन में घूमी है या लेफ्ट डायरेक्शन में घूमी, क्योंकि लाइट अगर घूम भी जाए तो आपको आंख से थोड़ी दिखाई देगा। तो उसके लिए एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ तो बस ऊपर ऊपर से पढ़ाना है इसलिए बस बता दे रहा हूँ मैं कि घूम गई लाइट, ऐसे घूम गई वैसे घूम गई, पर ये आंखों से नहीं किया जाएगा, इसके लिए प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स होता है। ठीक। अब ये सारी बात को मैं ट्री डायग्राम वाइज समझाता हूँ, और उसी में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। देखो, पहले आपने एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस लिया, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, या तो लाइट प्लेन पोलराइज लाइट या तो घूमेगी या तो नहीं घूमेगी।
प्लेन ऑफ पीपीएल डज नॉट चेंजेस। एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? प्लेन ऑफ पीपीएल चेंजेस। अगर प्लेन ऑफ पीपीएल चेंज नहीं हुआ, जैसी लाइट थी वैसी की वैसी मिल गई, तो जो सब्सटेंस है उसको आप बोलोगे कि दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगर प्लेन ऑफ पीपीएल चेंज हो गया तो आप क्या बोलोगे उसको? ऑप्टिकली एक्टिव। अब अगर कोई सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है तो फिर उसके दो फॉर्म हो सकते हैं। कौन कौन से? जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होगा उसके दो फॉर्म होंगे। अगर लाइट राइट डायरेक्शन में घूमी होगी तो वो कौन सा होगा? डेक्स्ट्रो। और अगर लेफ्ट डायरेक्शन में घूमी होगी तो कौन सा होगा? लीवो। डेक्स्ट्रो डी से या प्लस से दिखाओगे, लीवो एल से या फिर माइनस से दिखाओगे। बराबर। यही चीज पढ़ाई मैंने आपको ऊपर। इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर प्लेन ऑफ पीपीएल चेंज हुआ तो फिर जो सब्सटेंस है वो कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो फिर वो दो टाइप का हो सकता है, डेक्स्ट्रो या लीवो। अब इसके रीजनिंग में चलते हैं। तो अब इसके रीजनिंग में चलते हैं कि ऐसा क्यों होता है, वाई दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, वाई दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, वगैरह वगैरह। तो यहाँ से सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको सीखना है एसिमेट्रिक कार्बन एटम। और व्हाट इज एसिमेट्रिक कार्बन एटम? इसी को कायरल कार्बन भी बोलते हैं। तो या तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम या तो कायरल कार्बन एटम। एक ऐसा कार्बन जो चार डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो, चारों तरफ से ये अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ, ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन एटम, या फिर आप कायरल कार्बन भी बोल सकते हो। तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या है ये समझ गया। Then there is a second concept called elements of symmetry. ये एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री बहुत सारे हैं, सिंस इसके ऊपर बोर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। जैसे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, और प्लेन हो गया, लाइन हो गया, सेंटर हो गया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। घुमा फिरा के अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा मॉलिक्यूल लिखूं जिसमें कोई ऐसा प्लेन पास किया जा सकता है जिससे कि मॉलिक्यूल दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो हम बोलेंगे इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इन शॉर्ट में बोलना ये चाह रहा हूँ कि इस मॉलिक्यूल में एक ऐसा प्लेन बनाया जा सकता है जिससे मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। या तो इसमें ऐसा कोई प्लेन बनाया जा सकता है, या तो इसमें से कोई ऐसी लाइन ड्रॉ की जा सकती है, या तो इसमें ऐसा एक सेंटर प्रेजेंट है जिससे मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, या तो इसमें कोई एक ऐसा एक्सिस है जिससे कि मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री समझाता हूँ। अब ये जो मैंने डब्बा बनाया है, मान लो अगर वो कोई मॉलिक्यूल है तो आप नहीं मानते कि यहाँ से एक ऐसी लाइन पास की जा सकती है जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। देख लो, ये जैसा ये पार्ट है वैसे ही ये पार्ट है। तो ये जो लाइन है इसको मैं क्या बोलूंगा? लाइन ऑफ सिमेट्री। क्यों बोलूंगा लाइन ऑफ सिमेट्री? क्योंकि इस लाइन ने मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये सबका काम क्या है? इनमें से चाहे आप जो ले लो, इन सबका मेन काम क्या है? दे डिवाइड मॉलिक्यूल इनटू हाफ्स। ठीक, ये मॉलिक्यूल के दो इक्वल हाफ्स कर देता है। डन। अब ये दो कॉन्सेप्ट क्यों समझाए तुमको? ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको इसलिए समझाए ताकि अगर कल को कोई बच्चा मुझे पूछे कि सर कोई मॉलिक्यूल आपने ऊपर लिखा कि कुछ ऐसे हैं जो प्लेन ऑफ पीपीएल को चेंज कर ही नहीं पाते और कुछ ऐसे जो चेंज कर देते हैं, जो नहीं कर पाते उनको आप ऑप्टिकली इनएक्टिव बुला रहे हो, और जो कर लेते हैं उनको आप ऑप्टिकली एक्टिव बुला रहे हो। अगर किसी बच्चे ने पूछ दिया कि सर ऐसा क्या है कि कुछ ऑप्टिकली एक्टिव है और कुछ ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो उसके पीछे ये दो कारण है, ये जो दो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया। फॉर एनी मॉलिक्यूल टू बिकम ऑप्टिकली एक्टिव उसमें एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। ये ध्यान से याद रखना, दोनों नहीं होने चाहिए।
तो इसकी जरूरत है और इसकी बिल्कुल जरूरत है। सो इन शॉर्ट अगर कोई बच्चा मेरे से पूछेगा क्राइटेरिया फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, अगर आप मेरे से पूछो क्राइटेरिया फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो मैं बोलूंगा दो क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया मतलब कि ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाने की क्या कंडीशन है। तो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन होना चाहिए, इट मस्ट बी प्रेजेंट। और दूसरा रीजन क्या दूंगा मैं, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री मस्ट बी एब्सेंट। एक होना चाहिए और एक नहीं होना चाहिए। तो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर देगा वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तब अगर उठा के मान लो तुम पानी पूछो कि सर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है, ये रीजन। तो अब अगर आप इस रूम का कोई भी केमिकल उठा के लाओगे, सर बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्या, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्या। मान लो आपने 10 केमिकल लाए, मैंने उसमें से 4 को बोल दिया ऑप्टिकली एक्टिव है, 6 को बोल दिया ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो आप आगे भी तो पूछोगे ना कि सर ऐसा कैसे, ये 6 इनएक्टिव क्यों है। ये दो कारण है। हर वो केमिकल जो इन दोनों रीजंस को सेटिस्फाई करेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जो सेटिस्फाई नहीं करेगा ये दोनों रीजंस को, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। आप समझ गए ऑप्टिकल एक्टिविटी आती क्यों है, इन दोनों की वजह से। ठीक। अब इसके बाद में एक अगला सवाल है, व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर। ये आपके बोर्ड का क्वेश्चन, ये बोर्ड में भी आएगा। सो रेसिमिक मिक्सचर इज इक्विमोलार मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी सब्सटेंस। रोटेटरी सब्सटेंस में शॉर्टकट में लिखते हैं। अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में इक्वल मोलारिटी में, मतलब इक्वल क्वांटिटी में डेक्स्ट्रो भी डाल दो, और अब यहाँ पे ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वी मोलार। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है डेफिनेशन का, क्योंकि सिर्फ डेक्स्ट्रो लीवो डालने से कोई मिक्सचर एसिमिक मिक्सचर नहीं हो जाएगा, दोनों इक्वल होने चाहिए। अब आप बताओ डेक्स्ट्रो क्या करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को कौन से डायरेक्शन में घुमाता है, राइट। लीवो कौन से डायरेक्शन में घुमाता है, लेफ्ट। अगर ये दोनों प्रेजेंट होंगे तब लाइट कौन से डायरेक्शन में घूमेगी, किसी भी डायरेक्शन में नहीं घूमेगी, जैसी थी वैसी रहेगी। क्योंकि ये राइट में फोर्स लगाएगा, ये लेफ्ट में फोर्स लगाएगा, तो ऑब्वियस है कि, और दोनों इक्वल अमाउंट में। तो ऐसा भी नहीं कि राइट वाली फोर्स ज्यादा है या लेफ्ट वाली फोर्स ज्यादा है, कम ज्यादा का भी फर्क नहीं है उनमें। तो ऑब्वियस है कि लाइट एज इट इज मिलेगी। इसका मतलब रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। हाँ या ना, रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा कि नहीं। रेसिमिक मिक्सचर बोलते किसको है, कि एक ही ग्लास में आपने डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों मिक्स कर दिया इक्वल क्वांटिटी में। ठीक। ऐसा मिक्सचर क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों पार्ट है, एक पार्ट राइट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, दूसरा लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो ऑब्वियस है कि नेट रिजल्ट जीरो ही रहेगा। इसको रिप्रेजेंट किससे करोगे आप, इसमें डी और एल दोनों साथ में लिखते हैं, या फिर प्लस माइनस दोनों साथ में लिखते हैं। इस तरीके से इसको आप रिप्रेजेंट करते हो। सो व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर, इट इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी सब्सटेंस। डेक्स्ट्रो और लीवो का इक्वल क्वांटिटी में मिक्सचर रेसिमिक मिक्सचर होता है। रेसिमिक मिक्सचर की क्या खास बात है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, रिप्रेजेंट डी और एल प्लस और माइनस दोनों साथ में लिखते हैं। रेसिमिक मिक्सचर क्लियर हो गया। अब देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट कॉल्ड मिरर इमेज। अब मिरर इमेज तो आप जानते हो, क्योंकि मिरर आपने देखे हुए हैं। मिरर में जो आपकी इमेज बनती है वो तो आप जानते ही हो ना, उसी को मैं मिरर इमेज बोल रहा हूँ। ठीक। पर ये जो मिरर इमेज है ये दो टाइप की होगी, ये या तो सुपर इम्पोजेबल होगी या तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। आइदर इट कैन बी सुपर इम्पोजेबल और इट कैन बी नॉन सुपर इम्पोजेबल। अब ये सुपर इम्पोजेबल और नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या होता है, देखो। अगर मैं कोई ऐसी इमेज लूं जैसे ए हो गया, और इसकी अगर मैं मिरर इमेज निकालूं, तो क्या आप मानते हो एक ही मिरर इमेज यही आएगी। अगर यहां से मैं मान लो ये एक पेपर है, ये जो ए मैंने बनाया था ये मान लो पेपर पे है। ठीक। ये जो मिरर जहां रखा है मैंने, वहां से मैं इस पेपर को काट देता हूँ मान लो। ठीक, तो अब ये पेपर के दो हिस्से हो जाएंगे।
अगर ये वाले हिस्से को मैं ऐसे स्लाइड करके ये वाले हिस्से पे लाऊं, तो देखो एकदम वो एक दूसरे के ऊपर बैठ गए कि नहीं। तो इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज हो पाना। ठीक। अब इसी की जगह कोई दूसरा अल्फाबेट सोचो। ई ले लेते हैं। ई की मिरर इमेज कैसी बनेगी? उल्टा बनेगी ना। ऐसी बनेगी। सेम यहाँ से कट मारा मैंने, इसको लिया स्लाइड किया, सुपर इम्पोज होगा क्या? तो अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। समझ गए? हाथ से समझाया जाता है। जैसे अगर मैं ये हाथ ऐसे स्लाइड करूँ एक दूसरे के ऊपर, हम देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और सारी फिंगर्स एक दूसरे से मैच नहीं हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड एज नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी। ये मिरर इमेजेस क्या हुई एक दूसरे की? नॉन सुपर इम्पोजेबल। अगर ये हाथ में ऐसा रखता, बीच में मिरर होती, तो इसकी मिरर इमेज ऐसी बनती कि नहीं? अब मैंने इसका सा स्लाइड किया, सुपर इम्पोज हुए क्या? तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल हुए। बराबर। पर अब उसी की जगह अगर ऐसी मिरर इमेज बनती और अब अगर मैं स्लाइड करता, तो आप देखो ये सुपर इम्पोज हो रहा है। सेम सेम फिंगर्स एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, सुपर इम्पोजिबिलिटी चेक करना आ गया। डन। अब मिरर इमेज समझ गए। तो अब आपको एक नया टॉपिक पढ़ना है, ये आपका मेन टॉपिक है, इनैंटियोमर। उसको बहुत सारे टीचर इनैंशियोमर पढ़ते हैं, बट इट इज एक्चुअली इनैंटियोमर। जॉन मैकमरी की एक बड़ी अच्छी किताब आती है, उसमें इसका प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है, तो ये मैं वहां से क्रॉस चेक करके बोल रहा हूँ, अपने मन से नहीं बोल। सो इट इज इनैंटियोमर। कॉलेज में आप इनैंशियोमर ही बोलेंगे, वरना कॉलेज में इतना क्रांति लाने जाओगे तो क्रांतिकारियों वाला ही हाल होगा, आपको फांसी वासी पे लटका देंगे। अब नाउ व्हाट आर इनैंटियोमर्स? इनैंटियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल mirror images of each other। अब आपको इतना तो समझ गया कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज क्या होता है। अब इसका एग्जांपल से समझो। एग्जांपल, 2 chlorobutate। लेट्स मेक इट स्ट्रक्चर। चेक करो ये 2 क्लोरोब्यूटेन है कि नहीं। ये रहा 4 कार्बन, तो ये हो गया ब्यूटेन। और ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, सेकंड पे क्लोरीन है, तो 2 क्लोरोब्यूटेन है कि नहीं। अगर मैं थोड़ा शरीफ इंसान की तरह लिखता तो उसको ऐसे लिखता। बराबर। इसी को मैंने यहाँ लिखा हुआ है, बस इसको क्लब करके C2H5 लिख दिया है। ये वाले H को यहाँ ओपन करके दिखा दिया है, और बाकी CH3 तो वैसे का वैसे ही है, तो ये दोनों सेम ही है। ठीक। तो क्या आप मानते हैं कि ये 2 क्लोरोब्यूटेन है? यस। अगर ये 2 क्लोरोब्यूटेन है, इस पे इसका जब मैं मिरर इमेज बनाऊंगा, तो क्या आप ये भी मानते हैं कि सर इसकी मिरर इमेज में, मिरर में आपने अपना चेहरा देखा है, क्या बदल जाता है? सर की जगह पैर आ जाता है, पैर की जगह सर आ जाता है। क्या बदलता है मिरर में? राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट हो जाता है। सर अपनी जगह पे रहता है, पैर अपनी जगह रहता है, सिर्फ राइट लेफ्ट चेंज हो जाते हैं। बराबर। तो यहाँ पे भी जो क्लोरीन है वो इस साइड आ जाएगा और हाइड्रोजन इस साइड आ जाएगा। आया ना? राइट लेफ्ट तो चेंज हो जाते हैं ना मिरर में। बराबर है ये बात। अब आप मुझे बताओ कि ये सुपर इम्पोजेबल है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल, आप खुद बताओ। इमेजिन करो जैसा मैंने बोला था, यहाँ से कट लगा दो, कट लगा के इसको स्लाइड करो। क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन के ऊपर आ रहा है? क्या क्लोरीन क्लोरीन के ऊपर आ रहा है? इसका मतलब ये क्या है? सुपर इम्पोजेबल है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है? नॉन सुपर इम्पोजेबल है। और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को हम क्या नाम से बुलाने वाले हैं आज के बाद? इनैंटियोमर। तो ये क्या हुए एक दूसरे के? इनैंटियोमर। क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको इनैंटियोमर? बेसिकली आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो इनैंटियोमर मैंने लिखे हैं, इसमें से एक अगर डेक्स्ट्रो है तो दूसरा लीवो है। तो एक अगर डी है या प्लस है तो दूसरा एल है या माइनस है।
अब बच्चा ये भी पूछ सकता है कि सर ये भी बता के क्या कर लोगे, मतलब इसमें ऐसा क्या खास था कि आपने बेफालतू में पढ़ाया, हमारा मन तो नहीं था। डन, क्यों पढ़ाया फिर मैंने ये, मेरा मेन इंटेंशन क्या है ये पढ़ाने के पीछे। मैं आपको एक सरप्राइजिंग बात बता रहा हूँ यहाँ पे कि एक्चुअल में टू क्लोरोब्यूटेन एक केमिकल नहीं है। आज तक केमिस्ट्री में अगर मैं तुमको पढ़ा कोई और चैप्टर पढ़ा रहा होता और मैं तुमको बोलता ठीक है टू क्लोरोब्यूटेन ले लो, तो तुम तो यही सोचते ना टू क्लोरोब्यूटेन मतलब ये एक, तो आज तक तो आपके लिए टू क्लोरोब्यूटेन एक केमिकल था ना। आज मैंने आपको ये पढ़ा है कि एक नहीं दो दो टू क्लोरोब्यूटेन होते हैं दुनिया में। एक कौन सा, डेक्स्ट्रो वाला, दूसरा कौन सा, लीवो वाला। तो ये खास बात आज आपने सीखी कि जिसका आप आज तक एक ही पार्ट समझते थे, आज आपको पता चला कि उसके दो दो फॉर्म है। ठीक, अब ऑब्वियस आप जानना चाहेंगे कि सर ऐसा क्यों, इसके दो दो फॉर्म क्यों है। इसके अंदर जरा बीच वाले कार्बन को घूरो, एसिमेट्रिक कार्बन है कि नहीं है, चारों ग्रुप्स अलग अलग है कि नहीं। याद है मैंने कहा था कि अगर एसिमेट्रिक कार्बन रहा और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मिसिंग रहना चाहिए, इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है। आप इसको कैसे भी काटो, आप इसको दो इक्वल हिस्सों में नहीं काट सकते, तो मतलब इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, पर इसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। तो ऐसा कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है हाँ या ना, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के कितने फॉर्म होते हैं, तो कौन कौन से, डेक्स्ट्रो और लीवो। तो आज तक हम क्या समझ रहे थे कि टू क्लोरोब्यूटेन को एक ही केमिकल है, आज क्या पता चला दो दो टू क्लोरोब्यूटेन मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, अब चलते हैं उसी कहानी पे जिससे मैंने शुरुआत की थी। थैलिडोमाइड के साथ इशू आ रहा था, क्यों आ रहा था, क्योंकि थैलिडोमाइड के भी दो फॉर्म थे और हमको ये बात नहीं पता थी। हमको लगा था थैलिडोमाइड को एक ही ड्रग है। ठीक, अब आप ये भी सोचोगे ऐसे कैसे नहीं पता चला, आपने तो बोला टेस्टिंग की गई थी, तो जब टेस्टिंग की गई तो कैसे नहीं पता चला कि दो दो थैलिडोमाइड होते हैं। क्योंकि अगर आप घूर कर देखोगे तो जो ऑप्टिकली एक्टिव दो कंपाउंड्स होते हैं उनका फॉर्मूला सेम है कि नहीं, इनका फॉर्मूला तो सेम ही है ना दोनों का, स्ट्रक्चर सेम है कि नहीं। और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली केमिस्ट्री में हम हर केमिकल को किससे पहचानते हैं, उसके फॉर्मूले से पहचानते हैं। तो जब फॉर्मूला ही सेम हो गया तो आप कैसे पहचान पाओगे कि यहाँ दो दो लिखे हुए हैं। और ये टेक्निक तब तक अवेलेबल नहीं थी, कौन सी टेक्निक, ये मिरर इमेज वाली टेक्निक। तो बाद में हमको पता चला जब हमने लैब में ये प्लेन पोलराइज लाइट पास करके देखा, बाकी सब जगह पे दोनों सेम बिहेव करेंगे। ठीक, पर जब प्लेन पोलराइज लाइट पास करोगे तो ये वाला लाइट को कौन से डायरेक्शन पे घुमा देगा, राइट, और ये वाला कौन से डायरेक्शन पे घुमाएगा। तब जाके हमको पता चला कि ये एक्चुअल में एक केमिकल नहीं है, ये तो दो दो केमिकल है। और अगर आप टू क्लोरोब्यूटेन लैब में बनाने जाओ तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप इसका कोई एक फॉर्म नहीं बना सकते, दोनों साथ में बनेंगे ही बनेंगे। तो जब आप टू क्लोरोब्यूटेन टेस्ट ट्यूब में लेकर जा रहे हो तो आपको क्या लग रहा है कितने टू क्लोरोब्यूटेन है उसके अंदर, एक, पर एक्चुअल में उसमें कितने हैं, दो, क्योंकि टू क्लोरोब्यूटेन ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, और जो जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा उसके कितने फॉर्म होंगे, दो फॉर्म। तो टू क्लोरोब्यूटेन के भी कितने फॉर्म है, दो फॉर्म। अब मान लो मैंने तुमने मेरे से टू क्लोरोब्यूटेन मांगा, मैंने दे दिया। अब मुझे तो लग रहा है एक ही टू क्लोरोब्यूटेन दिया मैंने, पर एक्चुअल में मैंने तुमको कितने दे दिए। अब उसमें से एक तो तुम्हारे काम का होगा क्योंकि इसीलिए तो तुमने मेरे से मांगा और मैंने तुमको दिया है। और जिस दूसरे के बारे में हमको नहीं पता वो भी तो आपकी बॉडी में चला गया ना, तो वो भी तो कुछ ना कुछ करेगा। थैलिडोमाइड के साथ यही हुआ था। थैलिडोमाइड की जिसकी टेस्टिंग की गई थी, तो टेस्टिंग में वो एक पार्ट की टेस्टिंग बार बार वो लोग कर रहे थे, वो जो रिएक्शंस कर रहे थे उसमें एक ही हिस्सा बार बार प्रूफ हो रहा था और उससे सारे रिजल्ट सही आ रहे थे। और जो दूसरा वाला हिस्सा था उसकी उन लोगों ने कोई टेस्टिंग की ही नहीं थी, तो उनको पता ही नहीं था कि इसके अंदर कोई दूसरा हिस्सा भी मौजूद है। पर जब वो बॉडी में गया तो बॉडी में जाने के बाद उसका दूसरा हिस्सा भी तो कुछ ना कुछ करेगा। जैसे ऐसा मान लो कि डेक्स्ट्रो लीवो, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है कि डेक्स्ट्रो वाला इंपॉर्टेंट था कि लीवो वाला, शायद लीवो वाला इंपॉर्टेंट था और डेक्स्ट्रो वाले ने साइड इफेक्ट दिया था। तो अभी के लिए मान लेते हैं कि लीवो वाला इंपॉर्टेंट था। तो लैब में इन लोगों ने जब जब टेस्टिंग की तो हर बार किसकी टेस्टिंग हो रही थी, लीवो वाले की। डेक्स्ट्रो के बारे में इनको कोई खबर नहीं थी। अब जब किसी लेडी को वो टैबलेट दी गई तो बॉडी में तो डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों पहुंच गए। लीवो ने तो अपना वही काम किया जिसके लिए हमने उसको दिया था, पर अब डेक्स्ट्रो भी तो बॉडी में पहुंच गया है। तो डेक्स्ट्रो ने वो सारे साइड इफेक्ट दिए थे जो मैंने बोला ना, लिम्स इफेक्ट। और डॉक्टर क्यों नहीं पकड़ पा रहे थे, क्योंकि डॉक्टर जिस टेस्टिंग से किसी केमिकल को पहचानते हैं वो सारी टेस्टिंग किस पे डिपेंडेंट होती है, फॉर्मूला और स्ट्रक्चर पे। और फॉर्मूला स्ट्रक्चर इन दोनों का सेम है। इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ कैसे पहचाना जा सकता है, लाइट पास करके।
अगर आप प्लेन पोलराइज लाइट ना पास करो तो दुनिया में कोई नहीं बता सकता कि यहाँ पे दो केमिकल है। आई बात समझ में? तो इनको पहचानने की टेक्निक क्या है ये? पहले प्लेन पोलराइज लाइट बनाओ, फिर उस केमिकल से पास करो। अगर सच में दो केमिकल होंगे तो आपको दो रोटेशन मिलेंगे, एक बार लाइट राइट में घूमेगी और एक बार लेफ्ट में घूमेगी। और अगर सिंगल केमिकल जैसे पानी से अगर पास करोगे तो कुछ नहीं होगा, पानी से वैसे की वैसे ही पास हो जाएगी लाइट। इसका मतलब पानी का एक ही फॉर्म है, डेक्स्ट्रोलीवो का कोई टेंशन नहीं है। पर दुनिया में जहां जहां डेक्स्ट्रोलीवो का टेंशन होगा, याद रखना एक तो आपके काम का है, दूसरा आपके काम का नहीं है। हो सकता है दूसरा वाला पॉइजनस हो या दूसरा वाला हार्मफुल हो, जैसे अभी अभी मैंने थैलिडोमाइड के केस में बोला। सेम केस है आइबुप्रोफेन, बहुत फेमस टैबलेट है, पेन किलर, आप लोगों ने भी बचपन से लेकर अब तक कभी ना कभी ली होगी। डॉक्टर कॉमन टैबलेट है, आइबुप्रोफेन देता ही है। उसके भी डेक्स्ट्रोलीवो दो फॉर्म होते हैं। उसमें भी एक ऐसी सीन है कि उसका एक फॉर्म तो बहुत काम का है आपके, पर दूसरा वाला फॉर्म बहुत लेट एक्टिव होता है। और आज के आज इस पूरे टॉपिक का प्रैक्टिकल अगर आपको करना है तो जिस ड्रग का नाम बता रहा हूँ आप नीचे उतर के किसी भी मेडिकल स्टोर पे खरीद सकते हो। ड्रग का नाम है सिट्रिजिन। हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है। जब भी आपको सर्दी होती है और जब आप सर्दी की दवा मांगते हो तो उसमें सिट्रिजिन ही होती है। तो अभी आप नीचे उतरना, बोलना सिट्रिजिन दो, तो पहले तो वो आपको सिट्रिजिन देगा। सिट्रिजिन का स्ट्रिप हाथ में ले लेना और उसको वापस से बोलना कि अब लीवो सिट्रिजिन दे। तो अब आप देखोगे वो एक और स्ट्रिप लाएगा और वो होगा लीवो सिट्रिजिन। और फिर उसको पूछना दोनों में फर्क क्या है। जिसको वो सिट्रिजिन के नाम से बेच रहा है उसमें सिट्रिजिन का डेक्स्ट्रो भी है और लीवो भी है। तो इसमें दोनों फॉर्म। पर जिस जब वो लीवो सिट्रिजिन का जो स्ट्रिप वो आपको दे रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, लीवो। अब वो एक दोनों क्यों बेच देता है? क्योंकि सोच के देखो, अगर इसके दोनों फॉर्म का फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, तो क्या दोनों को अलग करना आसान होगा? केमिस्ट्री में केमिकल्स को हम किस बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं, किस बेसिस पे सेपरेट करते हैं? फॉर्मूला स्ट्रक्चर के बेसिस पे। इनका तो फॉर्मूला और स्ट्रक्चर सेम है ना, तो इनको अलग करने में बहुत खर्चा आता है। तो फार्मा कंपनी क्या सोचती है, पब्लिक को तो वैसे भी नहीं पता कि मैंने लीवो के साथ में डेक्स्ट्रो भी चेप दिया है, बराबर, तो क्यों ना चुपचाप से बेच दो। इनको थोड़ी पता है कि इसके साथ में डेक्स्ट्रो भी दिया है मैंने। अगर मैं लीवो सेपरेट करके बेचूंगा तो मेडिसिन महंगी हो जाएगी, ये लोग खरीदेंगे नहीं। तो जिसको भी अक्कल नहीं है वो आज तक सिट्रिजिन ले रहा है। और सिट्रिजिन का जो लीवो फॉर्म है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपकी सर्दी ठीक करता है, ये एंटी एलर्जिक है। सर्दी हमेशा एलर्जी की वजह से होती है। तो लीवोसिट्रिजिन क्या है, एंटी एलर्जिक। अगर आपको कभी स्किन पे रैशेस वगैरह हो जाए तो भी आप ले सकते हो। अगर आपके घर में किसी को भी स्किन एलर्जी हो गई तो सर्दी की दवा ढूंढना, सर्दी की दवा में अगर सिट्रिजिन होगा तो सामने वाले को दे देना, तुरंत आराम हो जाएगा। नॉर्मल एलर्जी, अगर हाइपर एलर्जी है तो फिर आपको उसी ड्रग का इंजेक्शन लेना पड़ेगा, देगा डॉक्टर यही वाली ड्रग। या तो ये देगा या तो Emil 25 देगा। और दोनों के दोनों सर्दी की दवा भी है, दोनों के दोनों एंटी एलर्जिक भी है। तो अगर आपको किसी भी तरह की स्किन एलर्जी हो गई तो स्किन एलर्जी में डॉक्टर जो दो मेडिसिन आपको देने वाला है, दोनों के नाम क्या बोले मैंने, Emil 25 और सिट्रिजिन। अगर नॉर्मल एलर्जी है तो आप एक टैबलेट खाओगे ठीक हो जाओगे, ज्यादा एलर्जी तो किसी का आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा। समझ गए? अब लीवोसिट्रिजिन तो आपका सर्दी ठीक कर रही थी, डेक्स्ट्रो ने क्या किया, तो आज आप एक काम करो, एक सर्दी की दवा खा के देखो, सिट्रिजिन आज खाली खा के देखो। अगला पूरा दिन ऐसा टुन्न होके घूमोगे, सबको लगेगा एकदम अफीम मार के आए हो। आप याद करो, जब जब आपने सर्दी की दवा खाई रहेगी पूरा दिन एकदम ड्राउजीनेस पड़ा रहता, आप एकदम आलसी बैठ के एकदम सुस्त बनकर बैठे रहो। तो वो सारा का सारा कांड किसकी वजह से है, डेक्स्ट्रो फॉर्म की वजह से। अगर गलती से भी आपका कल पेपर है और आपको आज अगर सर्दी हो जाती है तो मेडिकल पे से कभी दवाई मत लेना। मेडिकल वाला आपको सिट्रिजिन थमा देगा, आप सिट्रिजिन खा लोगे, सर्दी तो ठीक हो जाएगी, पर डेक्स्ट्रो की वजह से कल पूरा बैच पेपर लिख रहा होगा और आप मस्त वहां पे टुन्न पड़े रहोगे। आधों को लगेगा कल ब्रेकअप हुआ रहेगा, साहब पी कर आए होंगे, खूब नींद आएगी। वैसे इसकी जरूरत नहीं, आप लोगों को वैसे भी अच्छा खासा नींद आती है, बट फिर भी बता दे रहा हूँ। तो गलती से भी कभी भी सिट्रिजिन खरीदते टाइम इस बात का ध्यान रखें कि आपको सिट्रिजिन का लीवो फॉर्म रिक्वायर्ड है, डेक्स्ट्रो फॉर्म की आपको कोई जरूरत नहीं। अगर आपने दोनों खरीद लिए तो सर्दी तो ठीक होगी पर नींद भर भर के आएगी 24 घंटे तक। और सेम होता है कफ सिरप के साथ। अगर आप कफ सिरप भी खरीद रहे हैं तो उसको पहले बता दो कि कल मेरा पेपर है। कफ सिरप में भी सिट्रिजिन होता है, अगर उसने गलती से सिट्रिजिन वाला दे दिया तो फिर मस्त कल सोते बैठोगे। सर्दी और खांसी तो ऐसी बीमारियां हैं जिसमें जानबूझकर ये चीजें डाली जाती हैं, क्योंकि थोड़ा आपका शांत हो जाना जरूरी होता है इनको ठीक करने के लिए। तो अगर आपको ये ड्रग्स नहीं चाहिए तो आपको उसको बोलना पड़ेगा कि भाई कल पेपर है, तो वो आपको एक ऐसा कफ सिरप देगा जिसमें कोई भी सिडेटिव नहीं होगा या कोई भी ऐसा नींद की दवा नहीं होगी। वरना सर्दी और कफ सिरप में हमेशा याद रखना नींद की दवा होती है।
और मोस्टली अगर आप नहीं बोलोगे तो सब में मिलेगी आपको। दो ही चार होते हैं जिसमें ये नहीं होती है, तो आपको बोलकर मांगनी पड़ती है। मैम कफ सिरप भी बहुत बदनाम है, अगर आपको पता हो, यहाँ का बहुत बड़ा केस था, अभी 8-9 साल पहले ही बंद हुआ है। अभी भी चालू है। कोरोना में 2021 में एंड में, मैं यहीं से जस्ट नीचे से आ ही रहा था गाड़ी से, तो एक लड़का मिला, पूरा हाथ पैर पूरा फूटा हुआ था भाई का। तो बीच में रास्ते पे उसने हाथ दिखाया कि प्लीज 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 लिफ्ट दे दो। तो अब उस कंडीशन में बोला ठीक है बैठ जा। जैसे ही चालू किया तो उसने बोला वो आगे छोड़ दो ना, साहिल होटल के यहाँ पे। तो मैंने वहां पे जैसे रुका, बोला भाई थोड़ा अंदर ले लेंगे क्या, थोड़ा, उसको इतना लगा हुआ था, पूरा पैर वैर फूटा हुआ था। बोला चल ठीक है छोड़ देता हूँ। और अंदर गया तो भाई थोड़ा आगे ले लेंगे क्या। तो मेरे को पता है कि आगे क्या मिलता है, तो उसको प्यार से बोला, मतलब तू क्या लेने जा रहा है, सही सही बोल। तो उसने बोला भाई झूठ नहीं बोलूंगा, तुमने अभी इतना मदद कर दी है ये वो, मैं ना थोड़ा ड्रग एडिक्ट हूँ, तो मेरे को वो थोड़ा लेने जाने का है। बोला अब इसका क्या करूँ। मैं बोला भाई मैं वहां तक नहीं जाऊंगा, मैं तो को यहाँ छोड़ रहा हूँ। तो बस थैंक यू बोला। उतरने के बाद सुनो, भाई मेरे को वापस छोड़ देंगे क्या। अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था हाँ बोलूं कि ना बोलूं, पूरे पैर पे पट्टी थी भाई, अच्छा खासा फूटा फटा था। मैं उसको छोड़ के भी क्या मतलब, बोला ठीक है जा। अब वो आया, जो भी लेने गया रहेगा। अब मेरे को एक अच्छा मौका मिल गया जानने का कि ये क्या खरीद रहा है। तो उससे मैंने पूछा अच्छा क्या खरीदने गया था, तो उसने बताया गांजा खरीदा था कुछ, और भी एक चीज का नाम लिया तो मेरे को अब याद नहीं है। तो बाद में मैंने बोले तो फिर ये इसके पैसे कहाँ से आ जाते हैं। तो बोलता भाई अभी जिस दिन रहते पैसे उस दिन ये खरीद लेता हूँ, वरना कोरेक्स खरीद लेता हूँ। और ये मैंने आज से 15 साल पहले पढ़ा था, तब हम लोग आपकी एज के रहे होंगे। तब हम लोगों ने सुना था कि कोरेक्स जो सिरप होता है, तो मुमरा के बच्चे जो छोटे छोटे, जो सब स्लम्स के बच्चे हैं जो बेचारे गरीब हैं, तो वो लोग कोरेक्स का सिरप पीते हैं नशे के लिए। तो उस दिन उसने मेरे को बताया कि कोरेक्स का स्मगलिंग होता है यहाँ पे। तो कोरेक्स एक बहुत अच्छा कफ सिरप है, पर यहाँ के जो स्लम्स के बच्चे हैं, वो उसी से नशा करते हैं। अगर आप एक बोतल मार लो कोरेक्स की, मस्त 2 दिन आराम से नशे में सोए रहोगे, किसी चरस गांजे की जरूरत नहीं, मस्त कफ सिरप से अच्छा नशा होता है। तो आपको जानकर अच्छा लगेगा कोरेक्स बैन है अब। सेम 15 साल पहले मुमरा में एक टैबलेट बिकती थी एविल 25, जिसका अभी अभी मैंने नाम लिया, 25 पैसे की टैबलेट थी, और सर्दी की ये बहुत अच्छी टैबलेट थी। अब इस टैबलेट को भी यूज किया जाता है नशे के लिए। तो एविल 25 कोरेक्स सिरप गलती से भी किसी मेडिकल स्टोर पे मत मांग लेना, मेडिकल स्टोर वाला समझ जाएगा तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है। तो वो टैबलेट भी बहुत बदनाम है, हालांकि ये अभी भी यूज होते हैं, डॉक्टर्स यूज करते हैं, ब्रांडिंग ब्रांडिंग चेंज करके। एविल 25 का इंजेक्शन तो अभी भी चलता है, एलर्जी में वही देते हैं वो लोग। फोरेक्स की स्मगलिंग होती है, सोचो स्मगलिंग, तुमने सुना होगा स्मगलिंग सोने की होती है, चांदी की होती है। फोरेक्स एक कफ सिरप की स्मगलिंग होती है, क्योंकि वो बहुत सस्ता कफ सिरप है, 30-40 रुपए में आ जाते हैं। अब सोचो 30-40 रुपए में नशे की चीज कहाँ से मिलेगी तुमको। तो पहले यहाँ पे, अभी तो व्हाइटनर आप लोगों को पेन के फॉर्म में मिलता है ना, पहले व्हाइटनर की बॉटल आती थी, तो उसको सूंघने से भी नशा चढ़ता था। अभी भी अगर आप 30-40 बॉटल के साथ पकड़े जाओ तो मैं आपके ऊपर प्रॉपर केस कर सकता हूँ, और पुलिस आपको प्रॉपर लेकर जाएगी, ढंग से लेकर जाएगी, बराबर रात भर आपको सर्विस देगी अच्छे से, खाना पीना खिलाते हैं मैंने सुना है रात भर। तो गलती से भी व्हाइटनर की बॉटल मत खरीदना, क्योंकि उसको सूंघने से अभी भी, अब वो मिलती नहीं है, बहुत रेयर है, अब तो पेन आ गई है अब। जैसे जैसे बात पॉपुलर हो गई तो स्कूल में बच्चे व्हाइटनर की बॉटल ले लेके ऐसा सूंघते रहते थे, बहुत अच्छा नशा चढ़ता है उससे। तो ये तीन चीजें आपकी एज में बहुत बदनाम है, तो ये बाहर जाके किसी को बोल मत दे, और गलती से अपने मोहल्ले के मेडिकल वाले को मत बोल देना। तो पापा मम्मी को जानता होगा, तो वहां तक बात पहुंच जाएगी कि देख लो मतलब बच्चा ज्यादा परेशान है, शादी करवा दो, कहाँ नशे की चीजें ढूंढते बैठे हैं। सोच लेना फिर। एविल 25, कोरेक्स, ये सब चीजें कभी मत करना। सिट्रेजिन जब भी खरीदना, आज के बाद लीवो सिट्रेजिन खरीदना, उसको बोलना भाई लीवो वाला फॉर्म दे। खाली सिट्रेजिन बोलोगे तो तुमको डेक्स्ट्रो लीवो दोनों थमा देगा। डेक्स्ट्रो ड्राउजीनेस लाता है, दिन भर सुस्त रहोगे एकदम, और जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं है, काम आपको लीवो से ही है। इसीलिए तो वो लोग खुद भी लीवो बेच रहे हैं ना। और आज के बाद अगर आपके ऊपर वाला ना करे, लेकिन अगर आपके घर में कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, तो उसकी जितनी मेडिसिन है, वो सारी मेडिसिन को देखा करो, आपको कई मेडिसिन पे लीवो डेक्स्ट्रो लिखा हुआ मिलेगा। तो इससे आपका नॉलेज और बढ़ेगा। चार के तो मैंने नाम बता दिए, थैलिडोमाइड, आइबुप्रोफेन, सिट्रेजिन, तो ये सब के नाम तो मैंने बता दिया। अगर आप अपना और नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, तो घर पे किसी की भी मेडिसिन पड़ी हो तो उसको पढ़ा करो। कई बार आपको पीछे डेक्स्ट्रोलीवोल करके एक अलग से साइन दिखेगा, तो समझ जाना कि सर यही पढ़ा रहे थे कि हर केमिकल के दो दो फॉर्म होते हैं। डन। डेक्स्ट्रो और लीवो एक आपके काम का होता है, दूसरा आपको साइड इफेक्ट देता है। एक आखिरी सवाल, आयुर्वेदिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स क्यों नहीं होते। ये बड़ी कमाल की बात है कि दुनिया में कोई भी केमिकल अगर झाड़ या हर्ब्स में मिले,
तो उसका कोई एक ही फॉर्म बनता है, दूसरा फॉर्म होता ही नहीं। इसीलिए आयुर्वेदिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट नहीं होते। साइड इफेक्ट सिर्फ किसके होते हैं, जो लेबोरेटरी में बनती है, क्योंकि लेबोरेटरी में जब भी बनेगी दोनों साथ में ही बनेगी। आप अकेले डेक्स्ट्रो नहीं बना सकते, तो डेक्स्ट्रो बनेगी तो लीवो साथ में बनेगी ही बनेगी, आपको दोनों को बाद में सेपरेट करना पड़ेगा। इसीलिए एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि आपको एक से लेना देना होता है पर दूसरा भी साथ में बन जाता है, और फार्मा कंपनीज उनको सेपरेट नहीं करती है। पर आयुर्वेदिक मेडिसिन में ये झमेला क्यों नहीं होता, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन हर्ब से बनती है, और हर्ब्स में कोई एक ही फॉर्म होगा, डेक्स्ट्रो होगा तो डेक्स्ट्रो ही होगा, लीवो होगा तो लीवो ही होगा, दोनों कभी साथ में नहीं होते। इसीलिए आयुर्वेदिक मेडिसिन के आपको कभी भी साइड इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे। समझा? तो यहाँ तक था आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब ये जो पूरा फिनोमिना था ना, दिस रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू सर्टेन सब्सटेंस, इसी पूरे फिनोमिना का नाम है ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये भी डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी, इट इज द फिनोमिना ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल आफ्टर पासिंग थ्रू सर्टेन सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस से पास होने के बाद अगर पीपीएल अपना डायरेक्शन बदल ले तो इस पूरे फिनोमिना को हम क्या क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। बाकी डेक्स्ट्रोलीवो समझा दिया, रेसिमिक मिक्सचर समझा दिया, इनैंटियोमर समझा दिए, रीजन समझा दिए। ठीक, सारा टॉपिक क्लियर है? अब इसका आप लोग नोट्स बना लो।